नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं शुभम त्रिपाठी आज एक ऐसे समाज कार्यकर्ता आप कह सकते हैं और रिटायर्ड वरिष्ठ सर्जन हैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव। तो आज हम लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू आप लोगों के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है। हमारे मन में कई सवाल होते हैं, कई समस्याएं होती हैं और जिनके बारे में हम लगातार जानना चाहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, परंतु वो सारी जानकारी कहीं ना कहीं से हमें नहीं मिल पाती है। एक डॉक्टर से अच्छा इसके बारे में हमें कोई बता भी नहीं सकता है और उस चीज़ को डिफ़ाइन, जो हमारे मन में सवाल चलते रहते हैं, उनको डिफ़ाइन भी कोई नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर अरविंद सर के बारे में मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि सर रिटायर्ड वरिष्ठ सर्जन हैं और संजीवनी सेवालय चलाते हैं, जिनका नाम इन्होंने संजीवनी सेवालय रखा है और आज भी हमेशा से सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं और अभी भी रिटायर्ड होने के बाद भी इन्होंने अपने सामाजिक कार्य को छोड़ा नहीं है। हम लोगों ने सर से एक बार इंटरव्यू लेने के लिए कहा और सर तुरंत तैयार हो गए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सर थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए सर। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हूँ और मैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हूँ। तो सर हम लोग कोविड-19 के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ छात्र हैं, कुछ काम करने वाले नौकरी पेशा हैं, इनके लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आज के दौर में बने रहना चाहते हैं, दुनिया के क्षेत्र में बना रहना चाहते हैं, तो उनको अपने काम को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले इनको कोविड-19 के बारे में समझाइए और इससे क्या उनको परेशानियां हो सकती हैं, क्या दिक्कत हो सकती हैं। सबसे पहले आप सर उसको जो है, कोविड-19 एक संक्रमण बीमारी है जो कि वायरस से होती है। वायरस जिन्हें विषाणु भी कहा जाता है, ये वायरस सबसे पहले दिसंबर 19 में चाइना में देखा गया था और वहाँ से ये पूरे विश्व में फैल गया। ये मनुष्य के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है, श्वसन नली और श्वसन और फेफड़ों को, जिससे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और मनुष्य के लिए ये प्राणघातक साबित होता है। सर अगर ये महामारी इस दौर में अपने काम काज पे अगर लोग लौटना चाहें और लोगों को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो लोगों से मुलाकात तो उनकी होगी ही होगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, ये एक संक्रामक बीमारी है और ये एक से दूसरे में फैलने के चांसेस जिसके सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो हम कैसे इसको जो है फेस करें? ये जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही शीघ्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। इसलिए इससे हम स्वयं संक्रमित न हो या हम किसी अन्य से इस बीमारी को न लें, इसके लिए आपको और हमें कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है। इनमें एक बात बिल्कुल समझने की होती है सबसे पहले कि कोरोना इज एवरीवेयर एंड कोरोना इज विद एवरी पर्सन, अर्थात कोरोना हर जगह पे है और कोरोना हर व्यक्ति के अंदर है। अब कोरोना हर व्यक्ति के अंदर है तो इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ये संक्रमण दे सकता है। इसके लिए 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनका पालन करके हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। पहली बात है कि हम मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का अर्थ ये है कि जब हम बोलते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह और नाक से निकले हुए द्रव्य में ये कीटाणु पाया जाता है। जब हम मास्क का करेंगे तो ये इसका संचार काफ़ी हद तक रुक जाएगा, न आपके अंदर प्रवेश करेगा न आपसे दूसरों को। दूसरा उपाय इसके लिए है कि आप एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से 6 फीट की, कम से कम
2 गज की दूरी बना के रखें, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो मुंह से या नाक से निकले हुए जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 6 फीट के बाद सक्रिय नहीं रह जाते हैं। अच्छा। इसके लिए और तीसरा उपाय जो है वो आप भीड़ में न जाएं, आप बाहर निकलने से बचें, और जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हों, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो एक वो बोलेंगे, वो छींकेंगे, वो खांसेंगे, तो ये एक दूसरे को फैलने में सहायक होगा। अगर मान लीजिए सर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि हमें लोगों को मिलना जुलना पड़े, तो अगर उनसे हम मिलते हैं तो हमें किन बातों, जैसे मास्क तो हम लगाएंगे, वो भी सामने वाला भी लगाएगा, लेकिन हमें 8 घंटा मार्केट में बने रहना है, तो हमें किन बातों का ध्यान, और घर पहुंचने के बाद हमें कैसे मास्क को डिस्पोज करना चाहिए, कैसे जो है मास्क को लगाना चाहिए, इन सब किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न का काफ़ी उत्तर हो चुका है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क जो हम पहनते हैं वो मास्क हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढकना चाहिए, क्योंकि संक्रमण मुंह और नाक से निकले हुए ड्रॉपलेट्स में ही फैलता है। और अगर आपको आवश्यक मीटिंग करनी है या आवश्यक समूह में इकट्ठा होना है, तो वहाँ पे आपको हर हालत में 6 फीट की दूरी का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब कि बिना 2 गज की दूरी और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का तीसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं। जो ये दूरी है इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 बातों का ध्यान रख के मास्क पहनकर, 6 फीट की दूरी को, सोशल डिस्टेंसिंग को का पालन करके, और भीड़ में न जाकर या भीड़ समूह में इकट्ठा न होकर, और अगर इकट्ठा होते भी हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी रखकर ही आप अपने दैनिक जीवन को या दैनिक कार्यों को संपादित कर सकते हैं। तीसरा सर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हम आम जीवन में जो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी होती है, इसमें हर आदमी बाहर का कुछ न कुछ खाता है। खान पीन घर का खाना तो हमेशा से अच्छा होता है, साफ़ होता है, सुथरा होता है, परंतु बाहर की चीज़ें हमें लालायित करती हैं। तो इन पर कैसे क्या किया जाए, और खान पीन में कैसे हम क्या करें, जो है कि क्या बाहर की चीज़ें लेना स्पष्ट होगा, ठीक होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना के लिए जो दूसरी बात ये सत्य है कि कोरोना इज एवरीवेयर, यानी आपके मेज़ पर भी है, आपके कुर्सी पर भी है, आपके बर्तन में भी है, आपके दीवार में भी है, आपके सिटकिनी में भी है, आप दरवाज़ा खोलते हैं उसमें भी है। इसके लिए आपको रेगुलर आपको अपने हाथों को साफ़ करना पड़ेगा। हाथों को साफ़ करने के लिए आप साधारण किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरीके से, उसको कुछ तरीका है उस तरीके से साफ़ करके रखें। और इंस्टेंट सफाई के लिए आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र 70% अल्कोहल का सैनिटाइज़र होना चाहिए। 70% अल्कोहल एंड सोप वाटर में ये कीटाणु सक्रिय नहीं हो पाता है। अब रहा सवाल कि खान पान के बारे में, तो खान पान के बारे में कोई आपको एडिशनल खाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो स्वस्थ भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है, वो डेली रूटीन में आप जो करते हैं उनका वो भोजन आपको करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी खाद्य पदार्थ या खाद्य वस्तु आप घर से बाहर से घर में लाते हैं उनको आप सैनिटाइज जरूर कर लें। सबसे पहले तो उनको बाहर ही आप धुल लें, और धुलने के बाद उनको उनके ऊपर उनके रैपर पर जो जिस झोले में लाए उसको अच्छी तरह सैनिटाइज कर दें, और कुछ देर तक उस वस्तु को रख दें, उसके बाद उसका सेवन करें। किसी पर्टिकुलर वस्तु के खाने से कि ये खाने से ये फ़ायदा होगा, ये खाने से ये नुकसान होगा, ऐसा कोई प्रमाणित चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ अवयव हमारे फूड के, जैसे कि आपका तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, और लौंग है, दालचीनी है, मेथी है, और आपके फलों में साइट्रस फ्रूट जिसमें
नींबू, जैसे नींबू है, संतरा है, तो ये अवश्य आपको आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि करने में सहायक हैं। तो इनका सेवन आप नियमित और रिक्वायर्ड मात्रा में, जितनी आवश्यक है उतनी ही मात्रा में, कोई एक्स्ट्रा खाने की आवश्यकता नहीं है। और पर्सनल, जैसे आप घर से बाहर से जब घर के अंदर आते हैं तो कोशिश ये करें कि आप बाहर ही हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लें, और हो सके तो आप कपड़ों को भी निकाल दें और अंदर जा कर के आप स्नान कर लें, और स्नान के बाद दूसरे कपड़े पहन लें, और तब तक घर के व्यक्ति के संपर्क में ना आए। इसके इलाज के बारे में सर देखा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी, जैसा कि चर्चा हो रही है, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, हर जगह प्लाज्मा थेरेपी इसका एक उचित इलाज के रूप में अभी तक देखा जा रहा है। तो सर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की थेरेपी है, ये क्या होता है इसमें? देखिए, सभी वायरस डिजीजेस के ये मोस्ट ऑफ द टाइम, या हमेशा कहिए, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। यानी कि आप में संक्रमण होता है, संक्रमण के कुछ दिनों के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाती हैं, और अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में इनका ये बिना कोई नुकसान किए हुए शरीर के अंदर ही नष्ट हो जाता है। जो शरीर के अंदर जो नष्ट होता है, वो नष्ट शरीर के अंदर की इम्यूनिटी से होता है, जिसमें कि एंटीबॉडी बनती है। जो वायरस होता है, वायरस यानी फॉरेन बॉडी, यानी इसको एंटीजन कहते हैं, और इस एंटीजन को समाप्त करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मौजूद रहती है, जिसको ये जो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी बन जाती है, और वो एंटीबॉडी ब्लड में मौजूद होती है। ब्लड के दो अवयव होते हैं, एक सेल्स होते हैं और दूसरा प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, जो द्रव पात्र भाग जो होता है। तो ये द्रव भाग जो होता है उसी के अंदर ये एंटीबॉडी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, उनके ब्लड में उनके प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी रहती है। तो ये एंटीबॉडी अगर एक मनुष्य जो कि संक्रमित हो गया है और वो उसमें दुष्प्रभाव काफ़ी हो रहा है, वो बीमार ज़्यादा हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा लेकर, जिसमें कि एंटीबॉडी है, जो कोविड से पहले इन्फेक्टेड थे, एंटीबॉडी है, उसको उसके अंदर प्रवेश कराने से उसको रोगी को देखा ये गया है कि इस वायरस के संक्रमण की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, और मरीज के जल्दी स्वस्थ होने की संभावना रहती है। अगर सर हमारे घर में कोई संक्रमित हो जाता है या हम स्वतः ही हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इससे लड़ने के लिए? जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है, यानी एक दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए अगर आप घर के किसी भी सदस्य को ये पता चल जाए कि वो इस बीमारी से संक्रमित हो गया है, तो उसके लिए आइसोलेशन कर दिया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को एक कमरे में सीमित कर देना चाहिए। आइसोलेशन दो तरीके से होता है, एक हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल के अंतर्गत या कोविड सेंटर जो बने हुए हैं उसमें आइसोलेशन, दूसरा होम आइसोलेशन होता है, यानी जिस व्यक्ति के घर में ऐसा कमरा है जो कि शौचालय से कनेक्ट है और पृथक है, और जिसका इस्तेमाल अन्य कोई नहीं करेगा, वो ऐसे अपने कमरे में 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए वो उसके अंदर रहे, उसी शौचालय का इस्तेमाल करे, उसी में नहाए धोए, और उसके खाने पीने का सामान दूर से ही उसको पहुंचा दिया जाए, और उससे अन्य घर के अन्य सदस्य या कोई भी मेहमान वगैरह संपर्क न स्थापित करें। ऐसा करने से वो दूसरे लोग उससे संक्रमित होने से बच सकते हैं। और इस आइसोलेशन में अगर उसे कोई किसी प्रकार की बीमारी बढ़ती है, यानी बुखार आता है, होने लगता है, या बहुत तेज़ बुखार होने लगता है, या सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, तो उसे तुरंत
स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, चिकित्सालय में पहुंचाना चाहिए और वहां उसका उचित इलाज हो सके, ताकि उचित इलाज हो सके। तो इसका मतलब सर होम आइसोलेशन के लिए भी तभी अच्छा तरीका माना जाएगा जब मरीज के लिए एक पृथक आवास बनाने में आप सक्षम हो और उसको लोगों की कनेक्टिविटी से दूर रख पाए, अर्थात उसके लिए सारी चीज़ें अलग से ही होनी आवश्यक है। हाँ जी हाँ, वो एकदम पृथक उसका कोई टॉवेल, उसका कोई बर्तन, उसका कोई गिलास, उसका कोई अन्य इस्तेमाल न करे, उसके बाथरूम को कोई दूसरा इस्तेमाल न करे। और जब तक वो क्वारंटाइन पीरियड में है, क्वारंटाइन पीरियड 2 हफ्ते का माना जाता है, उस पीरियड में है, तब तक वो उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड के बाद उस कमरे को अच्छी तरह डिसंक्रमित कर देना चाहिए, सैनिटाइज जिसको कहते हैं कर देना चाहिए, तभी उसमें अन्य लोग, नॉर्मल लोग प्रवेश करें। और उसको दवा वगैरह देने का काम भी जो है हम बाहर से ही अनटचेबिलिटी के साथ ही जो है ये सारी चीज़ें करें, संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। हाँ, उसकी ज़रूरत की चीज़ें तो जो अपने को सुरक्षित रखते हुए मास्क पहनकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर, और हो सके तो उसका जो परिधान जिसको पीपी किट कहते हैं, वो उस परिधान के साथ जो उसके संपर्क में जाना चाहिए। सर एक भ्रांति फैली हुई है लोगों के अंदर, जिसके बारे में आपसे ही इसके बारे में दूर हो पाएगा। अल्कोहल जो है कोरोना को मारता है, सैनिटाइज़र के रूप में जो है इसका ऐड भी किया जा रहा है, तो भ्रांति का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का प्रयोग करना क्या कोरोना वायरस से हमें निजात दिला सकता है? नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक तौर पे ऐसा नहीं कहा जाता है। और जो सैनिटाइज़र होता है वो 70% होता है, जबकि जो कंजम्पशन वाले अल्कोहल होते हैं उनमें मात्रा कम होती है। तो वो बजाय उसके अगर 70% नहीं है तो वो वायरस में काम नहीं करेगा और मनुष्य के लिए हार्मफुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भ्रांति है और इसके उसमें जो है नहीं रहना चाहिए। ये दुष्प्रचार आप व्हाट्सएप और अलग सोशल साइट्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो और सर क्या किन बातों का जो है ध्यान हमें ख़ास तौर पे रखना चाहिए? अगर कोविड के आप कैंटोनमेंट जोन में हैं तो कैंटोनमेंट जोन में क्या हमें डर के रहना चाहिए या फिर अपने घर के अंदर अपने आप को जैसे कि पहले जो है पैक कर दिया जाता था, सारी चीज़ों को सीज कर दिया जाता था, परंतु अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं। WHO भी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, सरकार भी जो है सारी चीज़ें क्लियर धीरे धीरे ही बता पा रही है। तो इसके कई सारे तथ्य जो है सामने आते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि कोविड जो है ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, फिर बाद में पता चला ये एयर में भी रह सकता है। कहीं हमारे पड़ोसी के घर में कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या वो हमारे घर में भी उसके आने के चांसेज हैं? हाँ, बिल्कुल संभावना है। अगर इस जो एरिया को कंटेनमेंट कर दिया जाता है ताकि वहाँ लोगों का मूवमेंट ना हो सके, क्योंकि लोग, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि मालूम है कि 6 फीट के तक जो है, तो ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के बगल से गुजरा हो और उस वक्त उसको संक्रमण होने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है। इसलिए आइसोलेशन, जो रोगी है उसको अलग कर देना और उसके संपर्क में ना आना, किसी भी तरीके से ना आना ही इसका सबसे बड़ा रोकथाम का उपाय है। तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस से जुड़े जो सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसका जवाब डॉक्टर साहब ने हमें दिया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका खुद जवाब देंगे या हम उनसे जवाब लेकर के आपके सामने ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।